वेलकम बैक। नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। और आज हम देखेंगे उपन्यास आपका बंटी। लेखिका मन्नू भंडारी हैं और यह नेट के सिलेबस में लगा हुआ आपका उपन्यास है। इसको हम कई भागों में पढ़ रहे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट उपन्यास वाले में वहाँ पे सभी आपको मिलेगा। इससे पहले 8 भाग हो चुके हैं, आज देखेंगे 9वां भाग। 8 भाग का आखिरी हम आपको याद दिला दें। मम्मी झपट कर आई, बोली क्या कर रहा है बंटी, खेलने देना, तेरा छोटा भाई ही तो है। यहाँ तक हुआ था। और इसके आगे आप देखते हैं, इसके आगे आपको देखना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए, सब्सक्राइब कराना भी चाहिए, लाइक भी करना चाहिए। अब बंटी बोला, नहीं मैं नहीं खेलने देता, कोई नहीं है मेरा छोटा ओटा भाई। अम्मी से जूते जूते ही उसने जवाब दिया। मम्मी ने दोनों हाथों से पकड़कर बंटी को अलग किया। बंटी फिर वही गंदी बात, तेरे हैं तो क्या हुआ, तेरे हैं तो क्या हुआ, थोड़ी देर में खेल कर दे देगा। बंटी पूरी ताकत लगाकर अपने को मम्मी के हाथ से मुक्त करने की कोशिश कर रहा था। बंधे हाथ पैरों की ताकत जैसे जेब में आ गई। मेरे खिलौने हैं, पापा ने मेरे लिए भेजे हैं, मैं किसी को नहीं दूंगा। और एक झटके में मम्मी के हाथ से छूटकर बंटी अम्मी पर पिल पड़ा। पता नहीं बंटी ने मारा या केवल अपने बचाव के लिए। अम्मी पहले चीखा और फिर रो पड़ा। तड़ाक, बंटी के गाल पर एक चाटा पड़ा तो सारा कमरा जैसे घूम गया। बंटी ऊपर से नीचे तक कांप गया। चोट ज़्यादा नहीं थी, पर मम्मी के हाथ का चाटा, और वह भी सबके बीच में, यानी बेइज्जती वाली बात है। जोत और अम्मी के सामने वह रोया नहीं, पर उसकी आंखों से जैसे चिंगारियां निकलने लगे। सकून, डॉक्टर साहब की सख्त सी आवाज़ सारे कमरे में फैल गई। तुमने बंटी को मारा क्यों? बच्चों की लड़ाई में मारने की क्या बात हो गई? और डॉक्टर साहब पास आकर बंटी को गोद में उठाने लगे, पर बंटी छिटक कर दूर जा खड़ा हुआ। एक क्षण को सारे कमरे में सन्नाटा छा गया। जो जहाँ था वह जैसे वहीं जम गया। और फिर बंटी ने उठाकर खिलौने फेंकने शुरू किए। धड़ाधड़ धड़ाधड़ एक एक खिलौना कमरे में छितरा गया। किसी ने उसे रोका नहीं, किसी ने उसे कुछ कहा नहीं। फिर उसने अपनी बंदूक उठाई और उसी गुस्से में दौड़ता हुआ बाहर आ गया। कुछ नहीं, पेड़ पर खूब खूब ऊंचे चढ़कर बंदूक चलाएगा। आकर मना तो करे मम्मी, मारने वाली मम्मी की बात सुनेगा वह? अब वह कभी नहीं सुनेगा। ठाए ठाए बंदूक की आवाज़ गूंजती रही, पर भीतर से कोई नहीं आया। और भीतर से कोई नहीं आया। फिर बंटी को रोना आ गया। मन हुआ पेड़ पर से कूद पड़े, अपने हाथ पाँव तोड़ ले। तब मम्मी को पता लगेगा कि बंटी को चाटा मारने का क्या मतलब होता है। और उसकी अपनी ही आंखों के सामने अपनी पट्टियों से बंधा शरीर घूमने लगा। वह पलंग पर करा रहा है, सब लोग चारों ओर खड़े हैं, मम्मी रो रही है। देख रहे हैं ना कितनी मनोवैज्ञानिक तरीके से बच्चों के मनोविज्ञान को भी मन्नू भंडारी ने यहाँ व्यक्त किया है। पर वह कूदा नहीं, तभी फूफी आई। जरूर मम्मी ने ही भेजा होगा, खुद तो हिम्मत नहीं हो रही है आने की। बंटी भैया चलकर खाना खा लो। बंटी और जोर जोर से बंदूक दागने लगा, जैसे उसने फूफी को न देखा न फूफी की बात सुनी। अरे काहे को तुम हमारा खून जलाते हो बंटी भैया? कहते हैं ना उतर कर खाना खा लो, फिर मर्जी आए बंदूक चलाना चाहे तो भाग जाए यहाँ से। मैं नहीं खाता, ठाए ठाए। जिस घर के लोग लिख छोड़कर चलेंगे उसमें यही सब होगा। अभी क्या हुआ है? अभी तो बहुत कुछ होगा। बड़बड़ाती हुई फूफी लौट गई। अब और एकाएक ही बंटी फूट फूट कर रोने लगा। कोई मत आओ उसे बुलाने, उसे भूख थोड़े ही लगती है। मरे हुआ भूखा मम्मी का क्या जाता है? मम्मी तो डॉक्टर साहब को खाना खिलाएंगे। अम्मी को तो जरूर अपनी बगल में बिठा कर रखा होगा। और उस काल्पनिक दृश्य से मन और ज़्यादा उफरने लगा। पेड़ पर बैठा बैठा बंटी रोता रहा। और जब मन का सारा गुस्सा, सारा आवेग आंसुओं के रूप में बह गया, धीरे धीरे मन में एक अजीब सा डर समाने लगा। मम्मी के गुस्से का डर, इस तरह तो उसने आज तक कभी नहीं किया। मम्मी ज़रूर गुस्सा होंगी। होंगी नहीं हैं, तभी तो एक बार नहीं आए, एक बार भी नहीं आए, किसी और को भी नहीं आने दिया। गुस्सा, दुख, अपमान, भूख और डर ने मिलकर बंटी को भीतर से बिल्कुल थका दिया। थका ही नहीं दिया, जैसे भीतर से कहीं बिल्कुल सुन्न हो गया। अब तो न गुस्सा आ रहा है न रोना, बस बार बार दरवाजे की ओर देख लेता है, शायद कोई आ जाए, अब भी कोई आ जाए। अगर जोत भी आकर उसे चलने को कहेगी तो वह चला जाएगा, क्योंकि इतना थक गया है। पर कोई नहीं आया। लगता है सब लोगों ने खाना का क्या हुआ, सब लोगों ने खाना 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 लगता है, क्या लगता है सब लोगों ने खाना खा लिया है। और उसकी किसी को ख्याल भी नहीं आया, मम्मी को भी नहीं। एक बार आंखें फिर छल छलाई। धीरे धीरे वो नीचे उतरा। एक बार फाटक पर गया। सड़क पर दोपहर का सन्नाटा था। मन हुआ फाटक खोलकर निकल आए और दौड़ता चला जाए, पर कहाँ? इन सड़कों का कहीं अंत भी है? कहाँ ले जाएगी ये? उसे कहाँ ले जाएगी? और इस कहाँ से हार कर वह चुपचाप लौट आया।
और जब कुछ अभी समझ में नहीं आया तो आकर घास पर लेट गया। जब तक कोई बुलाएगा नहीं भीतर तो वह जाएगा ही नहीं। पता नहीं कब तक वह सोती आधी जागती स्थिति में पड़ा रहा कि अचानक ही भीतर से सब लोग एक साथ ही आते दिखाई दिए। उसने झट से आंखें मूंद ली। धीरे धीरे पैरों की आवाज़ें पास आ रही हैं, पर शायद कोई कुछ बोल नहीं रहा। हो सकता है उसे इस तरह यहाँ पड़ा देखकर उसके पास आए, उसे उठाएं। वह तो चुपचाप आंखें बंद किए पड़ा रहेगा, बस जैसे सो गया हो। कई जोड़ी पैरों की मिली जुली आहट सरकते सरकते पास आई, पर बिना एक क्षण भी कहीं रुके बराबर दूर होती चली गई। शायद सब लोग फाटक पर पहुंच गए। फटाक फटाक गाड़ी के दरवाजे बंद हुए और घर करती गाड़ी चली गई। अजीब बात है, चलते समय कोई किसी से बात नहीं कर रहा। डॉक्टर साहब भी नहीं बोले हैं। हर आहट को वह केवल सुन ही नहीं रहा, देख भी रहा है। चर मर फिर एक आहट, बड़ी परिचित आहट उसके पास चली आ रही। बंटी को अपनी सांस जैसे रुकती हुई महसूस हुई। लगा आहट पास आएगी तब तक उसकी सांस पूरी रुक जाएगी। आहट बिना उसके पास आए ही भीतर चली गई, तब भी उसकी सांस रुक जाएगी। किसी ने झुककर उसे धीरे से झकझोरा, बंटी बंटी। बंटी चुप। तब दो बाहों ने उसे अपने में समेटा। बिना जरा भी विरोध किए वह इस प्रकार से सिमट गया मानो बड़ी देर से इसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। एक बार मन हुआ कि गले में बाहें डालकर चिपट जाए, पर हिलना तो दूर, सांस लेने की हिम्मत नहीं है इस समय उसमें। फिर गद्दे की नरमाई और कंबल की गरमाई में उसका भूखा थका शरीर डूबता चला गया और उसे खुद पता नहीं चला कि कब वह पूरी तरह डूब गया, यानी नींद में डूबा। मेज के एक और मम्मी बैठी हैं, सामने की कुर्सी पर बंटी, बीच में प्लास्टिक के सुंदर डिब्बे में वो शीशी रखी है जो डॉक्टर साहब लाए थे। जादुई शीशी। डॉक्टर साहब का मम्मी को सुंघाना, साड़ी पर मलना और फिर तड़ाक। याद नहीं उसके पहले मम्मी ने कब मारा था, कभी मारा भी था या नहीं। एक अजीब सा डर और जो उसके शरीर और मन को जकड़ता जा रहा है। बंटी अब तुम यही सब करोगे? बंटी अब तुम यही सब करोगे? मम्मी की आवाज़ पता नहीं कहाँ से आ रही है। आज जो कुछ तुमने किया वह बहुत अच्छा था ना, कोई घर में आए तो यही सब करना चाहिए। बंटी चुप है। लगा शीशी जैसे मेज पर हिलने लगी है। इतने साल में मैंने तुझे यही सिखाया है, इतने साल में मैंने तुझे यही सिखाया है, यही अक्ल, यही तमीज। जोत को देखा कैसा सलीका और तमीज है, जोत को देखा कैसा सलीका और तमीज है, जबकि उनको देखने भालने वाली माँ नहीं है। मैंने तो 9 साल तक तेरे साथ झक मारी है, घूमना फिरना मिलना जुलना सब कुछ छोड़ दिया था, सिर्फ इसलिए कि तू कुछ बन जाए। आवेश के मारे मम्मी का स्वर ही नहीं, सारा शरीर भी जैसे थरथरा रहा था। पर आज चारों लोगों के सामने मेरे मुंह पर जूता मारकर तूने बता दिया कि तू क्या बना है और मैं तुझे क्या बना सकी हूँ। और मम्मी का स्वर बिखर गया। बंटी का अपना मन कहीं गहरे में डूबता जा रहा है। तू यह सब क्यों करता है बंटी? मत कर, ऐसे मत कर बेटे। और मम्मी फूट फूट कर रो पड़ी, जैसे उस दिन रोई थी ठीक उसी तरह। बंटी का मन हो रहा था कि वह दौड़कर मम्मी से लिपट जाए, रोए चीखे, पर एकाएक शीशी ने जैसे उसे बुरी तरह दबोच लिया और चीख जैसे भीतर ही भीतर घुटकर रह गई। चीख जैसे भीतर ही भीतर घुटकर रह गई। बहुत देर तक बंटी बुद्ध बना बैठा रहा और शकुन ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया तो धीरे धीरे सुबक सुबक कर सो गया। पर शकुन फिर नहीं सो सकी। आज का सारा दिन में घटी एक एक घटना उसे नए सिरे से मथने लगे। बंटी तो रो पीट कर सारे खिलौने छितरा कर भूकंप मचाता हुआ सा बाहर चला गया, पर वह जैसे अभी तक उसके कंपन को महसूस कर रही है। अम्मी जोत के सामे हुए चेहरे और क्षण भर को डॉक्टर के माथे पर खिंचाए बल लगा, जैसे शकुन से ही कोई भारी अपराध हो गया हो। जरूर ही उस समय उसके चेहरे पर बड़ी कातर सी बेबसी उभर आई होगी, तभी तो डॉक्टर ने पीठ सहला कर उसे दिलासा दी, बच्चों की बात को लेकर तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो, टेक इट इजी। पर खुद वह शायद इजी नहीं हो पाए थे। उस समय शकुन के मन में इस तरह गुस्सा उफन रहा था कि मन हो रहा था बाहर जाए और बंटी की धुनाई कर दे। पर अच्छा ही हुआ कि गई नहीं, वरना इस समय वह बैठी अपने को ही कोस रही होती। एयरगन की ठाएं ठाएं भीतर तक सुनाई दे रही थी और शकुन को लग रहा था जैसे वह शब्द उसके और डॉक्टर के बीच फैलता जा रहा है। इस समय शकुन के मन में कोई गुस्सा नहीं है, बस उसे लग रहा है जैसे बंटी उसे हर जगह ही गलत सिद्ध कर देता है। वकील चाचा ने कहा था तुम बंटी पर इतना निर्भर करती हो, उसे अपनी ज़िंदगी का केंद्र बनाकर जीना चाहती हो, यही गलत है। केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बंटी के लिए भी। लेट हिम ग्रो लाइक ए बॉय, लाइक ए मैन। सारे समय अपने में दुबकाए रखोगे तो क्या बनेगा उसका। तब ऊपर से चाहे उसने न माना हो, पर भीतर ही भीतर जरूर महसूस किया था कि बंटी के प्रति उसका रवैया गलत ही रहा है। और आज डॉक्टर को लेकर वह जहाँ पहुँच गई है उसके मूल में उस समय कहीं बंटी को अपने से मुक्त करने की इच्छा ही नहीं थी। यूँ शायद और भी बहुत कुछ था, पर बंटी भी कहीं था सो सही ही। अपने को परिचित कराने के बाद डॉक्टर शकुन को अपने घर और बच्चों से परिचित करा रहे थे। जोत बहुत सीधी है, अम्मी बहुत शैतान है। लड़कियां जिद्दी भले ही हों पर स्वभाव से शांत और सीधी होती हैं। लड़के जन्म से ही गुस्सैल और उद्यमी होते हैं।
लेकिन बंटी उस तरह से उधम बिल्कुल नहीं करता, जिद्दी ज़रूर है, फिर भी अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा समझदार भी है। और यह कहते हुए अपने बंटी के प्रति उसके मन में कैसा गर्व जागा था। तुम उस पर शायद इतना ज़्यादा हावी रही हो कि वह पूरी तरह लड़का बन ही नहीं पाया। तुमने उसे उद्यम करने ही नहीं दिया। हाँ, औरतों वाली जिद और रोना जरूर सिखा दिया। डॉक्टर साहब सहज भाव से हंस पड़े थे, पर तब भी शकुन ने अपने को अपमानित महसूस किया था। डॉक्टर शायद भाग गए थे। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा, इस तरह की स्थिति में ऐसा हो जाया करता है, मैं तो स्थिति बता रहा था। पर इस संशोधन में स्थिति संभली नहीं थी। अपने ही मन में एक कचोट थी जो हर बार किसी न किसी बात से गहरी होती जा रही थी। जिंदगी में हर ओर से कटकर वह पूरी तरह बंटी से जा चिपकी थी। सोचा था अपना सारा समय और सारा ध्यान वह उसी पर केंद्रित कर देगी, अपने सारे अभावों की पूर्ति उसी से करेगी, लेकिन नहीं, उसने रास्ता ही गलत चुना था। अतः उसका हर कदम भी गलत होता चला गया। देख रहे हैं कितनी इसे सीख भी मिल रही है। और तब उसने एक नई जिंदगी शुरू करने का निर्णय ले डाला था। बंटी को अपने से काट कर नहीं, अपने से जोड़कर ही लिया था यह निर्णय। गर्मियों की छुट्टियों के 2 महीनों की खिन्नता और ऊब के साथ बंटी का उन दिनों का व्यवहार, उम्र से पहले ही ओढ़ी हुई उसकी समझदारी को कितनी तकलीफ के साथ झेल पाती थी वह। शकुन के हर दुख को अपना दुख और उसके हर कही अनकही इच्छा को एक आदेश सा बना लेने की बंटी की मजबूरी ने शकुन को अपनी ही नज़रों में अपराधी बनाकर छोड़ा था। दिन में 2-4 बार पापा की बात करने वाले बच्चे ने कैसे इस शब्द को काटकर फेंक दिया था। शब्द को ही नहीं, अजय के भेजे खिलौने उसकी तस्वीर तक को अलमारी में बंद कर दिया था। बिना शकुन के चाहे या फिर कहे भी वह उसे प्रसन्न करने का भरसक प्रयत्न करता रहा था। और कैसे शकुन का कष्ट बढ़ते बढ़ते असह्य सा हो गया था। नहीं नहीं, यह सब अब और नहीं चलेगा, चल नहीं सकता। वे दोनों ही अपनी अपनी ज़िंदगी जिएंगे, शकुन शकुन की और बंटी बंटी की। और तभी तो उसने अपने को धीरे धीरे काटकर बंटी को और अधिक आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की है। वकील चाचा ने केवल संकेत किया था और डॉक्टर ने बहुत ब्लंटली कहा, यह तुम माँ बेटों का चूमने चाटने और गले में बाहें डाल डाल कर लिपटने वाला जो रवैया है वह अब बंद होना चाहिए। लगता है तुम अपनी इस आर्ज को भी बंटी के साथ ही पूरा करती हो, पर अब तो सही जगह और सही ढंग, समझ रहे हैं ना। यो शायद बात भीतर तक बोध जाती, पर बात के अंत में जो आमंत्रण भरा संकेत था वह शकुन को ऊपर से नीचे तक गुदगुदा गया। तब से उसने बंटी को अपने से अलग सुलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह आश्वस्त होने लगे कि उसने केवल अपने ही लिए नहीं, बंटी के लिए भी एक सही जिंदगी की शुरुआत कर दी है। अब बंटी को हर जगह और हर बात में पापा की कमी नहीं अखरेगी। व्यक्ति चाहे बदल जाए पर उस स्थान की पूर्ति तो हो ही जाएगी। अब वह उतना अकेला नहीं रहेगा। 2 बच्चों का साथ उसे और अधिक नॉर्मल बनाएगा। ही विल ग्रो लाइक ए बॉय लाइक ए मैन। पर उस दिन कंपनी बाग से लौटने पर अकारण ही बंटी का रोना, उसके बाद बंटी का एक अजीब ही उखड़ा उखड़ा और कटा कटा सा रवैया और आज का तूफान। क्या शकुन से फिर कहीं कोई गलती हो गई? वह इतनी देर से बैठी किस बात का लेखा जोखा कर रही है और क्यों? किस लिए वह इतने तर्क पेश कर रही है? याद नहीं, पर किसी संदर्भ में एक बार डॉक्टर ने ही कहा था, मनुष्य जब अपने भीतर ही भीतर बहुत गिल्टी महसूस करता है तो तर्क से वह अपने को जस्टिफाई करता रहता है, अपने हर गलत काम को जस्टिफाई करता रहता है। न करे तो इतना अपराध बोध ढोकर वह जी नहीं सकता। जहाँ जस्टिफिकेशन है वहाँ गिल्ट है क्या? हाँ, जहाँ जस्टिफिकेशन है वहाँ गिल्ट है। तो क्या उसके अपने मन में कोई गिल्ट है? इतनी देर से तर्क दे देकर वह अपने अपराधी मन को ही समझाती रही है, बार बार बंटी के हित की दुहाई देकर। कहीं वह अपने किसी गलत काम को ही तो सिद्ध नहीं कर रही है। मन न इस बात को मानता है न उस बात को, सही गलत की बात भी वह नहीं जानती, जानना भी नहीं चाहती। इस समय इतना काफ़ी है कि जीवन में जितना भरा पूरा वह दिनों महसूस कर रही है उसने कभी नहीं किया। बल्कि आज अगर उसे किसी बात का अफसोस है तो केवल इसी बात का है कि यह निर्णय उसने बहुत पहले क्यों नहीं ले लिया। क्यों नहीं, वह बहुत पहले ही इस दिशा की ओर मुड़ गई। किस उम्मीद के सहारे वह 7 साल तक योग घसीटती रही और तिल तिल करके टूटना। एक पुरुष का साथ जिंदगी को यूं भरा पूरा बना जाता है, यह तो उसने कभी सोचा ही नहीं। अजय के साथ रहकर भी नहीं सोचा। आज लगता है साथ रहना भी कितनी तरह का हो सकता है। सारी जिंदगी साथ साथ रहकर भी आदमी कितना अकेला रह सकता है, और किसी का हल्का सा स्पर्श भी कैसे जिंदगी को किसी के साथ होने के एहसास और आश्वासन से भर सकता है। बाहर से तो कम से कम अभी तक कुछ भी नहीं बदला है। वहीं कॉलेज है, वहीं घर है, बंटी और फूफी भी वहीं है, पर भीतर से मन का कोना कोना जैसे भर सा गया
लगता है। उस दिन डॉक्टर की दिलवाई हुई साड़ी पहनकर जब वह गाड़ी में बैठी तो डॉक्टर कुछ देर उसे देखते रह गए थे। वह देखना केवल देखना भर नहीं था, कुछ था जिसमें रोम रोम जैसे भीगता डूबता चला जा रहा था। केवल उसी समय नहीं, बहुत देर बाद तक भी। शकुन को खुद कभी कभी आश्चर्य होता है कि उम्र के 36 वर्ष पार करने पर भी उसके मन में इन सब बातों के लिए किशोर उम्र वाला उल्लास भी है और यौवन वाली उमंग भी है। डॉक्टर का शांत होते ही कैसे एकांत की इच्छा होती है, और एकांत होते ही डॉट डॉट डॉट, यानी एकांत होते ही कैसा, मतलब कि प्रेम उमड़ पड़ता है, यही सब होगा ना। फिर से शादी करने के बाद प्रेम, वही सब। तो आपको यह 9वां भाग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो। सब्सक्राइब नाउ।